अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज जो एक सियासी सूरत हाल बल्कि एक सियासी बहरान पैदा हो चुका है उस हवाले से इस वीडियो में बताना है। दूसरा, बाकायदा तौर पर एमक्यूएम के बानी की तकरीर तस्वीरें नशर होने से मुतल्लिक और उनके जो बयानात नशर होने से मुतल्लिक 2015 से पाबंदी थी, उसको बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है, बाकायदा तौर पर इरसाल की गई है लंदन से। क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अगला इकदाम क्या उठाने वाला है वो, और उसके बाद फिर निगरान वज़ीर आज़म मुमकिन तौर पर कौन हो सकते हैं, किन का नाम जो है ज़ेर गर्दिश है, उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं शुरू यही करने लगा हूँ कि ख़ास तौर पर जो बानी एमक्यूएम की तकरीर पर पाबंदी है उसके मुतालिक गुज़श्ता रोज़ हमने रिपोर्ट की आपके सामने, जिसमें जो एक शहरी हैं कराची के, उन्होंने बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। और उनका कहना है कि वो चूँकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के फॉलोअर्स हैं और उसके बाद फिर उनको आइनी और कानूनी हक है कि वो अपने कायद की, अपने बानी की, अपने जिनको फॉलो करते हैं जिस लीडर को, उसकी तकरीर सुन सकें, उनसे रब्ता कर सकें। जिस तरह पाबंदी है उस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। केस की समाअत चूँकि फ़िल वक्त मुकर्रर नहीं हुई, मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते जो है वो समाअत के लिए केस मुकर्रर हो सकता है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा और मुमकिन तौर पर उस पर क्या फ़ैसला होगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो लंदन से ख़ास तौर पर चूँकि सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सियासी हलचल मची हुई है, और मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि जिस तरह एक कानून साजी करने के बाद या एक तरमीम करने के बाद जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब को या फ़ारूक सत्तार को अलहदा करने के बाद एमक्यूएम बहादराबाद का जो टोला है उन्होंने सारे इख्तियारात अपने पास ले लिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी ख़ास तौर पर जो वो पार्टी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बात की है। अब चूँकि इस मामले को अब तक चैलेंज नहीं किया गया है 2016 के बाद, और किसी भी फोरम पर उस मामले पे आवाज़ नहीं उठाई गई है जो कि बानियान हैं एमक्यूएम में हैं, तो अब हालात चूँकि तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं तो वो इस फैसले को इलेक्शन कमीशन में भी बाकायदा तौर पर चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए इब्तिदा की गई है लंदन से, बाकायदा तौर पर DHL किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तदा की गई है कि जिस तरह उनके जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं उनकी तकरीर पर पाबंदी आयद की गई है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है, लिहाजा इस पाबंदी को जो है वो ख़त्म किया जाए। अब उसमें मतलब जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है लंदन से, उसमें उन्होंने कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर है, उनकी तहरीर है, इसके अलावा उनकी जो तस्वीरें जो चलाई जाती थी उस पर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर पाबंदी है। और राब्ता कमेटी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने जो बानी वकायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तहरीर और तकरीर को, तस्वीर को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर व शाये करने से मुतल्लिक जो आयद गैर कानूनी और गैर आइनी पाबंदी के खिलाफ एक पिटीशन के ज़रिए DHL की है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस के नाम इरसाल की है। और ये मुर्खा यानी कि 3 अप्रैल बरोज़ इतवार लंदन के वक्त जो है वो सुबह 11 बजे इरसाल की गई है और उसके बाद फिर उन्होंने एक रसीद भी बाकायदा तौर पर मुंसलिक की है जिसमें उन्होंने DHL के ज़रिए इस्लामाबाद को भेजी है और मुमकिन तौर पर इसकी जब समाअत होगी, इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे भी एक और बड़ी और ख़ास पेशरफ्त ये हुई है कि एक तवील अरसे से हम रिपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पर जो एमक्यूएम से मुंसलिक लोग हैं जिनके जो है वो या इनके कारकुनान किसी न किसी वक्तों में मुख्तलिफ औकात में किसी न किसी वजूहात की बिना पर मार दिए गया या उनको शहीद कर दिया गया, तो उनके जो अहल खाना की कफ़ालत थी वो एमक्यूएम करती थी। यानी कि राशन के हिसाब से उनको उनकी बच्चों की तालीम और तरबियत घर के हवाले से भी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन जब एमक्यूएम टूट फूट का शिकार हुई तो कई ख़वातीन ऐसी हैं जिनके अहल खाना, जिनके घर वाले लापता हैं, वो अक्सर हमें भी बताती हैं, अदालत में आती हैं जब कि अब ना तो मुलाजमतों के हवाले से ना ही KKF की जो तवस्सुत से तरीके से उनकी कफ़ालत होती थी वो सब कुछ बंद कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि जब एक सियासी हलचल है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि अल्ताफ़ साहब खुद तो जब राब्ते में होते थे या खुद वो अटैचमेंट थी तो वो पूछते थे, जिनकी ज़िम्मेदारी होती थी कि जो एक असीर या लापता या उसके बाद फिर उनके जो शोध हैं उनके फैमिली की कफ़ालत के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अब चूँकि उनका जब से राब्ता मुनक़ता हुआ है तो उसके बाद फिर कोई भी जो है वो इनके राब्ता कार के लिए या फैमिली की
कफालत के लिए कोई इकदामात नहीं उठाए जा रहे थे। तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर तब्दीली की है, ख़ास तौर पर जो एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं कंवर खालिद यूनुस को एमक्यूएम का सीनियर डिप्टी कन्वीनर और इसके अलावा मारूफ इनकलाबी रहनुमा दानिशवर राइटर मोमिन खान मोमिन को डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। और एमक्यूएम लंदन सेक्रेटरीट से कंवर तारिक जावेद जो है उनकी सदारत में इजलास हुआ और सीनियर रहनुमा जो कंवर खालिद यूनुस और मोमिन खान मोमिन को असीरों की मुकदमात की पैरवी, लापता साथियों की वापसी और शोधा के लवाकिन असीरों और उनके अहला खाना की खबरगिरी से मुतल्लिक जो है फ़राइज़ अंजाम देने के लिए उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको सौंपी गई हैं और इस फैसले की अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तौसीक भी की है। तो ये बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि अब मैकेनिज़्म बन रहा है, वक्त के साथ तेज़ी से तब्दीली आ रही है, तो इसलिए अब वो बाकायदा तौर पर उनका जो आइनी और कानूनी हक़ है उससे मुताल्लिक बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी आपको हाई कोर्ट से रिपोर्ट किया कि जो नाराज़गी थी या गम गुस्से का इजहार किया और एक्सट्रीम सतह पर भी किया अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, तो उनके कारकुनान का मानना है, कहना है कि वो चूँकि माफ़ी मांग चुके हैं, अगर किसी इदारे के ख़िलाफ़ भी बात की है तो उनका जो हक़ है वो उस हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये बड़ी ख़ास पेशरफ्त हो रही है और आगे चलकर सारी तफसीलात मज़ीद भी सामने आएंगी और आपको इस मामले में अपडेट करते रहेंगे। बाकी जो एक सरप्राइज़ की बात हो रही थी, आपको पता है कि जिस तरह यहाँ पर मुझे वो बात याद आती है डॉक्टर इसरार साहब की कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो मसला है वो है मुनाफ़क़त। जो भी गलत काम कर रहा होता है वो हमेशा ये कर रहा होता है सियासी, हमारे ख़ास तौर पर जो रहनुमा है, अब वो कहते हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। आइन और कानून या अदालतें या छुट्टी के रोज़ भी अगर अदालतें लग जाती हैं तो इससे बड़े मसले भी होते रहे अवाम के साथ, लोगों के साथ, रिश्ते पामाल हो जाती हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं। तो कभी छुट्टी के रोज़ अदालतें नहीं लगती, छुट्टी के रोज़ इतनी बड़ी गहमा गहमी नहीं होती। लेकिन जहाँ सियासी मामलात हों, सियासी फ़वायद लेने के मामलात हों, तो वहाँ पर हर चीज़ जो है वो हो जाती है। तो उस पर जो लोग हैं, जो एक गरीब तबके के अक्सरियत है पाकिस्तान में, वो एहसास महरूमी उनके अंदर पैदा होती है और वो बात करते हैं इस हवाले से कि जब सियासी रहनुमा अपने मफाद के लिए बात हो तो उसमें वो हर कोई अपने हिसाब से अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए आइन की तशरीह कर रहा होता है। इस तरह मौजूदा सूरत हाल में भी दोनों तरफ से हमने देखा कि जो भी था वो अपने हिसाब से आइन की तशरीह कर रहा था। अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाया है उसके बाद फिर ख़ास तौर पर असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने जो वज़ीर आज़म ने तजवीज़ दी, समरी भेजी सदर पाकिस्तान को, असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है ख़ास तौर पर आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया है। चूँकि आइन का जो आर्टिकल है 244 उससे मुतालिक जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस बात की इजाज़त है कि वो जब तक निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान नहीं हो जाता तब तक तो वो ये करते रहेंगे, 15 रोज़ के लिए कम से कम जो है वो ज़िम्मेदारियाँ संभालते रहेंगे, वज़ीर आज़म की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करते रहेंगे। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा उससे मुतालिक जो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्लामाबाद में एक हंगामी इजलास तलब किया है और कौमी असम्बली की जो तहलील होने के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो सुल्तान सिकंदर हैं, सुल्तान राजा साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो दीगर जो अरकान हैं उनको तलब किया है और इस बात का जायज़ा लिया जाएगा सारी सूरत हाल का कि 3 माह के अंदर इंतखाबात कराने हैं और उसकी तैयारियों का भी जायज़ा लेना है। और सदर मुमलिकत ने चूँकि असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, काबीना भी टूट चुकी है और ताहम आइन के जो एक ज़िम्मेदारी है आइन के तहत उसमें 15 रोज़ तक इमरान खान जो है वज़ीर आज़म के ओहदे पर कायम रह सकते हैं। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर ने जो अदम एतमाद पे जो वोटिंग कराने से इनकार कर दिया था और कौमी असम्बली में जो एक तहरीक अदम एतमाद थी उसको मुस्तरद किया और उसके बाद फिर इजलास भी गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया है। तो जो आइन का आर्टिकल है 224A के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान इसकी निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक जो है वज़ीर आज़म के ओहदे पर कायम रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है वो वाज़े कर दी है कि जो भी फैसला होगा वो वज़ीर आज़म जो भी इक़दाम करेंगे, जो भी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं या जो फैसले करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर वज़ीर आज़म या हुकूमत की तश्कील या तहलील को कलअदम करार देती है, गैर आइनी करार देती है, तो उसके बाद फिर वज़ीर आज़म के जो इस दौरान के जो फैसले होंगे वो भी उसका असर भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके ऊपर असरअंदाज होगा। इसलिए ये मामला जो है वो काफ़ी एक हिजान की कैफियत वाला लगता है। और उसके बाद फिर अब क्योंकि जो कमेटी के अरकान हैं जो इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब किया उसमें 8 अरकान पर मुश्तमिल होगा, जिसमें सूबाई और अपोजिशन के अरकान 4 अरकान शामिल होंगे और
کمیٹی 3 روز میں نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کرنے پر پابند ہوگی، اور اس کے بعد پھر کمیٹی جو ہے اتفاق نہیں کر پاتی تو الیکشن کمیشن کے معاملہ یہ سپرد ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن 2 روز میں نگران وزیر اعظم کا اس کے بعد اعلان کرے گا۔ اچھا، جسٹس شیخ عصمت سعید صاحب سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ ممکنہ طور پر ان کو جو ہے نگران وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، ان پر اتفاق ہو سکتا ہے، یہ ممکنہ طور پر۔ باقی اور بھی 3-4 نام آ سکتے ہیں سامنے، لیکن خاص طور پر ان کا جو ہے نام سیر فہرست ہے کہ ان کا نام جو ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر آ سکتا ہے۔ لیکن اس دوران کل چونکہ 1 بجے جو ہے وہ سماعت ہوگی پیر کے روز، جو پہلے 63A کے تحت جو درخواست زیر سماعت ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، وہ اس کو فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس کیس کو سماعت کے لیے جو ہے مقرر کیا گیا ہے، جس میں صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس اور خاص طور پر پنجاب اسمبلی کے معاملے پر، اور اس کے بعد پھر جو حکومت تحلیل ہوئی، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی درخواست کے اوپر بھی نوٹس جاری کیا، اور آج خود نوٹس کے اوپر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ ممکنہ طور پر پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے اگر اعلان ہو جاتا ہے الیکشن کا، تو اس میں سپریم کورٹ جو ہے ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیتی ہے، غیر قانونی قرار دے بھی دیتی ہے۔ تو اگر الیکشن کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ بھی اس بات کو آگے تائید کرے گی کہ الیکشن جو ہے، اگر الیکشن کا اعلان چونکہ ہو چکا ہے تو تمام جماعتیں جو ہے وہ الیکشن میں جا کے فائٹ کریں، اور اس کے بعد پھر جو جیتے گا وہ سامنے آئے گا۔ تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے اور کافی ایک سنسنی خیز بھی ہے، اور اس کے بعد پھر چونکہ سپریم کورٹ تمام جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی واضح تنبیہ کر چکی ہے کہ اس دوران کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام نہ اٹھایا جائے۔ بہرحال یہ 4 صفحات پر تحریری حکم نامہ بھی اس میں سامنے آیا ہے، اس میں جو مخالفین ہیں یا جو پسند نہیں کرتے کچھ مختلف ججز حضرات کو، تو اس میں جو ہے وہ خاص طور پر جو اب 3 رکنی بینچ نے جو آج سماعت کی ہے، اس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں جس طرح، اور اس کے بعد پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، ان کے اوپر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ حالانکہ جس طرح ان کی مرضی کے ججز لگیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر نیوٹرل ججز ہیں جن کا جو ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، یا وہ کبھی بھی، ہم نے جب عدالتوں میں رپورٹیں کی تو کبھی بھی ان کے کوئی چیز متنازع نہیں ہوئی، تو اس پر لوگ پھر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی اہم پیش رفت ہوگی کل جا کے، اور مزید بھی اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔